जानते हैं क्लॉडबीज नोइंग लविंग दिल्ली बेटर, और ये ऑलमोस्ट 30 साल पुराना ग्रुप होने जा रहा है। और 30 साल में हमारी अचीवमेंट ये रही है कि आज तक हमने कभी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। और हमारे साथ में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, मेरे जैसे थिएटर एंथुजियास्ट और सिटी एक्सप्लोरर्स हैं जो शहर को जानना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम जुबैर है, मैं एक अप्लाइड थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ और शहर में घूमता रहता हूँ और एक्सप्लोर करता रहता हूँ। I'm Subbu. I'm basically from Kerala, but I'm a civil servant. शेखर, मैं बचपन से दिल्ली में ही हूँ, ऑल्दो फ्रॉम महाराष्ट्र। So I am a student. I've been in Broadway for many years. और चीज़ें मिलती है तो घूमता रहता हूँ। Good morning, everyone. Myself J.K. Sharma. I'm a retired IFS officer. I have been with Broadway working since pre-COVID days, about 5-6 years. I am विनोद कुमार गर्ग, सिविल लाइंस में रहता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। I am a nature tourist. मेरा 30 साल से I am Dr. Oswal, a cardiologist by profession. But I'm retired from Air India, and my hobby is to travel. my sister Moshini. Our hobbies are same. मेरा नाम राशि है, मैं बारहवीं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर फ्रॉम बीएड। मेरा नाम रिया है, मैं भी सेम थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ बीएड की, और कल सर के साथ जो वॉक की उसी से इंस्पायर होकर आज हम यहाँ आए। वाह। मेरा नाम निशा है, मैं सीआई से एमएड कर रही हूँ अभी, और आज यहाँ पे Hi, my name is Diksha. I am also a student of Dubai Sir, BL at Gandhi College. Currently, I am working as a primary teacher at a private school. MBA कर रही हूँ सिम्बायोसिस पुणे से। वाह वाह, वॉइसेस पुणे। आपकी बारी। My name is Annie. I'm from Delhi, and I में सब work जानते in हैं, the development. है ना? दिल्ली के 7 शहर 8 शहर जानते हैं सब लोग। कौन कौन से हैं, कुछ रिकॉल कर लें थोड़ा सा पहले ना। फर्स्ट से पहले शुरू करते हैं। पहला किला राय पिथौरा, कल की नॉलेज। दूसरा सीरी दारुल उलूम। तीसरा तुगलकाबाद। चौथा जहांपना। पांचवा आप लोग भी दिल्ली वालों ना, दिल्ली लालकोट तो पहला है। पांचवा दिल्ली वाले प्राउडली दिल्ली। हाँ सॉरी, पांचवा है फिरोजाबाद। छठा दीनेपान, नहीं छठा दीनेपान। चल तुगलकाबाद शहर थे। ये 7 हैं जिनका हिस्सा हमको दिखाई देता है, मिलता है कि लोग। यहाँ जो हम खड़े हैं, यहाँ 2 शहरों की बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। एक है फिरोजाबाद, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। दूसरा है शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहां ने बसाया था। ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। वो इसको मेरठ से कहा जाता है, मेरठ से लेके आए थे, और लाने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था। ये मेरठ से इसमें कॉटन बांध के और सेमल के पेड़ में जो रुई निकलती है उसको लपेट के और सिल्क को लपेट के पानी के रास्ते उसको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इसको बड़ी क्षति पहुँची थी, तो अंग्रेज़ों ने, ये टूट गया था एक्चुअली, अंग्रेज़ों ने फिर इसको जोड़ा बाद में, और 1857 में भी इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। और इवन फिरोज शाह कोटला में भी जितना ऊपर है उतना नीचे है। ये इट्स नॉट जस्ट दिस, इतना ही। किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया है कि ये जो पिलर्स हैं एक्चुअली अंबाला और मेरठ से ना आकर ये सिंध में कहीं से आए हैं, क्योंकि सिंध में धम्मा की जो टीचिंग्स हैं ज़्यादा प्रेवलेंट थी। जो आप अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे वहाँ ऐसे पिलर्स ज़्यादा मिलते हैं, और उसके रिजेम्बलेंस भी कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये विलियम फ्रेजर का घर हुआ करता था। बाद में इसको आर्मी हॉस्पिटल बना दिया गया,
और फिर उसके बाद जब झांसी की लड़ाई हुई, तो जब झांसी की रानी लड़ रही थी और वो ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी, तो जो वहाँ के दौलत राव सिंधिया जो थे, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट किया और कहा जाता है कि उन्होंने इसकी खबर ब्रिटिशर्स को दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और झांसी की रानी हार गई। तब उसके एवज में, उनके इस काम के एवज में हिंदू राव जो उनके भाई थे, उनको ये घर दिया गया। फिर हिंदू राव यहाँ रहने लगे और उसके बाद 1857 में इस बिल्डिंग ने बहुत ही एक हेडक्वार्टर की तरह सर्व किया, जहाँ से ब्रिटिश आर्मी जो थी वो अपने आप को रीगैदर कर रही थी और लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। और यहीं से सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही थी। और जब तक बाहर से लोग नहीं आ गए, दूसरे इलाकों से लोग नहीं आ गए, आर्मी नहीं आ गई, तब तक ये लोग यहीं जमे रहे। और आज ये बड़ा हिंदू राव कहलाता है। ये बहुत नॉर्थ दिल्ली का हॉस्पिटल भी है एक बड़ा। बावड़ी बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि हम पानी से इतना जूझ रहे हैं और पानी हमें मिलता नहीं है, लेकिन हम पानी के बारे में सोच भी नहीं रहे। लेकिन उस टाइम पे पानी का स्रोत यही थे। नल का पानी तो आता नहीं था, है ना। बहुत बाद में शाहजहाँ के टाइम पे हमें पर्शियन व्हील समझ में आया और इंजीनियरिंग समझ में आई कि कैसे प्रेशर से पानी लाया जाता था। लेकिन पहला प्रेशर के साथ पानी लाने वाला इंसान खिलजी था, जिसने हौज खास बनवाया और पुली से पानी खींचा। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि पत्थर भी दिखाई दे रहा है, स्टेयर्स भी अलग अलग हैं और बावली का एक अलग स्ट्रक्चर भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए बहुत सारी हंटिंग लॉजेस बनाई थी, ये वो है। और इसको पीर गायब भी कहते हैं, पीर गायब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो यहाँ पे आके रहते थे और एक दिन वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, तब से इसका नाम पीर गायब पड़ गया। इसको कुछ के शिकार भी कहा जाता है या कुछ के जहानुमा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे शिकारगाह रही होगी। और शिकारगाह बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग शिकार करने आते हैं। और क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास पूरा रिज का एरिया है, यहाँ पे पहले बहुत वाइल्ड लाइफ हुआ करती होगी। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक अपने दूसरे मिनिस्टर्स के साथ में, लोगों के साथ में या गेस्ट के साथ में आते होंगे शिकार करने के लिए। और जब शिकार करते होंगे उससे पहले, उसके बाद रहने के लिए, रेस्टिंग के लिए शिकार लॉज बनाई होगी जहाँ पे वो रह सकें या री-स्ट्रेटेजाइज कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि इन शिकारगाहों का इस्तेमाल ऑब्जर्वेटरी की तरह भी किया गया। यहाँ पे ऊपर जगह देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, जिसको आप ऑब्जर्वेटरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्लैनेट्स के ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टार्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ऊपर जब जाएंगे तो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, जहाँ पे आप पूरा 360 व्यू ऑफ रिज देख सकते हैं। ऊपर से पूरा रिज दिखाई देता है और आसपास तो अभी बिल्डिंग्स आ गई है। जब सोचिए कि जब ये सिर्फ ये मॉन्यूमेंट रहा होगा तो कितना खूबसूरत नज़ारा रहा होगा। और एक चीज़ और जो बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाली है कि यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर पे एक मस्जिद भी है, भी रहते होंगे शायद, हम ये कह सकते, लेकिन कई सालों से बंद पड़ी है और इसकी बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ भी हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे या पढ़ने जाएंगे इसके हवाले, सबसे पहली चीज़ बात आई जाएगी कि यहाँ जिन रहते हैं और जिन्नों की कहानियाँ बहुत ही कई बार डरावनी भी होती हैं, कई बार बहुत सुखद भी होती हैं। अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं। इसीलिए लोग यहाँ आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। और काफ़ी सारे यहाँ लोकल लोगों के भी काफ़ी अनुभव हैं जिन पे हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और जब आप किसी चीज़ को अबेंडन छोड़ देते हो, वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसको और एक्सप्लोर करते हैं।
जिनकी कहानी सुनाई ना, यहाँ जिनों को मानते हैं कि वो जो रखा हुआ है ना इसलिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी ने आके वो तख्त बना दिया है उनका और उसकी आके पूजा करते हैं। आपने स्मेल सुनी होगी बहुत सारी, और बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हैं, विच इज़ लाइक अगर आप देखो तो आप डर जाओगे वो रिचुअल्स करते हुए लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही इलेबरेटेड रिचुअल्स होते हैं। इसीलिए जिस टाइम पे थर्सडे को लोग जब आते हैं तो मुझे लगता है कि वो जी मेरे जैसे नॉन बिलीवर के लिए देखना थोड़ा सा लगता है कि क्या कर, लेकिन जो मानता है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। The Mutiny Memorial, now known as the Ajitgarh, stands on the northern ridge of Delhi, a solemn remainder of revolt of 1857. Built in 1863 by the British, this Gothic-style memorial commemorates the soldiers who fought for the British East India Company during the uprising. The red sandstone structure, with its intricate detailing, was later reinterpreted in independent India to honor all those who participated in the rebellion, including the Indian freedom fighters. Today, the Mutiny Memorial standing as a symbol of Delhi's layered history, blending colonial memory with the nation's struggle for independence. क्या दिल्ली की जंग फौज के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी अफसर और सिपाही जो 30 मई 30 और 20 सितंबर 1857 के हयान लड़ाई में दरमियान लड़ाई में मारे गए और या जख्मी या बीमार होकर मर गए, उनकी यादगार के वास्ते उनके साथियों ने, जिनको उनकी मौत का रंज है और सरकार ने जिसकी खिदमतों वो असलात काम आए, या यादगार बनवाया। एक बहुत छोटे से इंसिडेंस ने वो बदला, बांध जो हो रहा था ना, उफान पे था, उसको बर्स्ट कर दिया। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ने के लिए बहुत सारे सिपाही चाहिए थे और उनके पास बहुत सारी बंदूकें थी। पहले उनके पास एक सैक हुआ करता था और गन हुआ करती थी। सैक में से वो पाउडर डालते थे, फिर गोली डालते थे, फिर उसको नीचे करते थे और फिर गोली चलाते थे। तो उसमें करीबन 2 मिनट 3 मिनट रिएक्शन टाइम होता था। इंग्लैंड से एक नई बंदूक आई जिसको उन्होंने एनफील्ड P53 का नाम दिया। उसमें यह था कि उसके अंदर कार्ट्रिज था, कारतूस था, जिसको आपको डालने की जरूरत नहीं, आप मुंह से छीलिए, डालिए, करिए और गोली चला दीजिए। तो रिएक्शन टाइम आधे से भी कम हो गया और उससे काफी बेनिफिट होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन एक अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। अब गाय हिंदू नहीं खा सकते, हिंदू के लिए हराम हो जाएगा, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम हो जाएगा। तो ये अफवाह इतनी फैली कि लोगों ने इस पे इतना विश्वास किया है कि ये आर्मी में भी पहुंच गई, जो उनके सैनिक थे, सिपाही थे, उन तक भी पहुंच गई और लोगों ने इस पे विश्वास कर लिया। लेकिन हुआ ये कि एक शख्स थे मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर में थे और वहां पर काम करते थे उनके सिपाहियों के साथ में। अब तो मंगल पांडे को गुस्सा है, वो गया और उसने पूरे सबको इकट्ठा किया और बोला मैं तो जा रहा हूँ, मारूंगा, और उसने गोली चला दी। लेकिन बाकी लोग पीछे रह गए, उनको लगा कि ये मंगल पांडे तो ऐसे ही बोल रहा है, कर देगा। लेकिन उसने कर दिया और उसका एक और साथी था जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी कर दिया और फिर उनका कोर्ट मार्शल हो गया। अब कोर्ट मार्शल में उनको मौत की सजा दी गई। पूरे जगहों पे कंटोनमेंट में खबर फैल गई और कंटोनमेंट में खबर फैलते फैलते कानपुर, लखनऊ, ये सब खबर फैलते फैलते मेरठ में ऐसा ही कुछ हो रहा था। और मेरठ में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि किस तरीके से हम किया करें। और वहाँ भी एक हुआ कि किसी एक सैनिक को उसने कुछ गलती कर दी थी और उसको गोली मार के उसको मार दिया गया सब सैनिकों के सामने।
और उस दिन सब बिदक गए। सब लोगों ने कहा कि अब तो हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो मेरठ से उस दिन 10 मई था, 10 मई 1857। सब लोग इकट्ठे हुए, इवनिंग मास चल रहा था, संडे का दिन था, इवनिंग मास चल रहा था, रमज़ान चल रहे थे। रमज़ान का 16वां या 15वां रमज़ान था, गर्मी पड़ रही थी बहुत बेतहाशा। ये सारे सैनिक इकट्ठे हुए, चर्च में घुसे, जो वहाँ की सिविल लाइंस थी उसमें घुसे और सबको मार दिया। ना बच्चा छोड़ा, ना औरत छोड़ा। जो ऑफिसर अंग्रेज मिला, जो भी था, इवन जो अंग्रेज काम करने वाले थे, उन सबको मार दिया। और फिर उनको समझ में नहीं अब क्या किया जाए, तो सबको दिमाग में आया कि भैया सीट ऑफ पावर कहाँ है? दिल्ली है, चलो हम दिल्ली चलते हैं। और वो वहाँ से शाम को उठे और सुबह दिल्ली पहुँच गए। सुबह दिल्ली जब पहुँचे तो बहादुर शाह जफर जो थे वो अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रहे थे, और उनका जो मुसम्मन बुर्ज है उसके दूसरी तरफ झरोका दर्शन होता है, वहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने देखा बहुत धूल उठ रही है। तो उन्होंने अपना एक जो रजब अली था जो किले की रखवाली करते थे और किले के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते, उनको भेजा देखने के लिए क्या है। तो लोग शोर मचा रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या ये बेइज्जती हो रही है हमारे किले के बाहर, इतना शोर क्यों है? तो वो गए पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया कि कुछ विद्रोही हैं सिपाही जो आपसे मिलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा मिलके, इनको बाहर भेजो। कहते कहा नहीं मिले तो ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। काफी थे वो, करीबन 5-10 हज़ार लोग होंगे, वो सब आ गए थे मेरठ से, जितने भी थे वो सब आ गए थे। तो बहादुर शाह जफर ने कहा ठीक है बुलाओ इनको। तो दीवाने आम में उनको बुला के उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि वो चाहते क्या हैं। तो उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप हमारी लड़ाई का सरगना बन जाइए, आप हेड बन जाइए, क्योंकि इस मिटनी को इस जो विद्रोह कर रहे हैं हम उसको लीड कीजिए। उन्होंने कहा कि यार मैं 75-79 साल 79 साल का आदमी, मैं क्या करूँगा, मुझे तो शेरो शायरी का दौर शौक है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इतना खुश हूँ। कहते अगर आप नहीं कर पाए तो हम किले पे कब्जा कर लेंगे और फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। बहुत बातचीत होने के बाद बहादुर शाह जफर ने मान लिया, और वहीं के वहीं उसी दिन बहादुर शाह जफर की ताजपोशी भी कर दी गई, दोबारा से उनको राजा बना दिया गया। अगले दिन ये सुबह 11 मई की बात है, ये 11 मई को बात पूरे शहर में फैल गई और पूरे शहर में हंगामा मच गया, और ये लोग सब पूरे शहर में निकल गए और बताने के लिए, और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। पहले जितने भी गेट थे सारे बंद कर दिए गए, जितने भी अंग्रेज सैनिक थे उनको मार मार के बाहर निकाला गया। इसमें थियो मेटकाफ भी थे, जिनके बारे में जिक्र किया, मेटकाफ के बेटे थे, वो भी थे। उनको चोट लग गई तो उनकी आंख फूट गई, और बाकी जितने भी शहजादे थे, कुछ भी थे, उन सबको मार दिया गया। जीनत महल और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, बर्मा में रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे वो 1862 में उनका इंतकाल हो गया। और जीनत महल का 88 या 83 में शायद उनका इंतकाल हुआ, वहीं मरे, लेकिन वो कभी दिल्ली नहीं आ पाए। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली लोगों की है और लोग इसको ओन करें, अपने इलाकों को पहचाने, इसी है ना। फिर इतना इतिहास है शहर का, इतने मॉन्यूमेंट्स है जो ऐसी पड़े हुए हैं, तो हम क्लेम नहीं करेंगे तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी।